नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम आपके लिए बिल्कुल नवीन विषय लेकर आए हैं, नाड़ी रोग विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, नाड़ी देखने वाले और उनके द्वारा रोगों को बताने वाले आज गिनती के वैद्य पूरे भारत में बचे हैं। ये सब एलोपैथी के अत्यधिक प्रचार प्रसार का नतीजा है और हमारी उपेक्षा अपनी विरासत के प्रति। कोई बात नहीं, हम लेकर के आते रहेंगे आपके पास इस प्रकार से अनेकानेक ऐसे दुर्लभ ग्रंथ जो कि अब देखने और सुनने में भी नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से उनको आप तक पहुंचाया जा रहा है और आप लोगों की प्रेरणा से। तो आज ही एक ऐसा ग्रंथ लेकर के आया हूं जो कि नाड़ी ज्ञान के बारे में है। उसमें जो मूल श्लोक हैं वो आपकी स्क्रीन पर समस्त श्लोक प्रदर्शित किए जाएंगे और हम चर्चा करेंगे कि उन श्लोकों में क्या कहा गया, जिससे कि हमको आज के ज़माने में भी नाड़ी के विषय में बहुत सी उपलब्ध जो भी जानकारी उपलब्ध है वो हमको सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। ये दुर्लभ जानकारी है जो कि अब नहीं मिलती है। तो आपके सहयोग से ये इसमें नाड़ी रोग विज्ञान में पूरे एपिसोड बना करके इसकी एक सीरीज बना करके दी जाएगी। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसको एक पूरी विस्तृत रूप में समझना चाहेंगे। यदि हाँ, तो हम इसको पूरा एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आज हम इसमें से एक श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 10, नाड़ी देवता। इसमें देखते हैं क्या कहा गया। वातिकायः पतिर्ब्रह्मा पैत्तिकायास्त्रिशूलधृक् श्लेष्मिकायः पतिर्विष्णुर्वदन्तीति विपाश्चितः। अर्थात वायु की नाड़ी का देवता ब्रह्मा है, पित्त की नाड़ी का देवता शिव, कफ की नाड़ी का देवता विष्णु है। आगे कहते हैं, स्थिर चित्तो निरोगश्च सुखासीनः प्रसन्नधिः नाड़ीज्ञान समर्थः स्यादित्याहुः परमर्षयः। स्थिर चित्त, निरोग, सुख से बैठा हुआ और बुद्धि निर्मल वैद्य नाड़ी ज्ञान में समर्थ होता है, ऐसा श्रेष्ठ ऋषि कहते हैं। तो कौन सा वैद्य नाड़ी के बारे में सही सही बता सकता है? जिसका चित्त स्थिर हो, जो निरोग हो, जो सुख से बैठा हुआ हो और जिसकी बुद्धि निर्मल हो। आगे कहते हैं, पीतमद्यश्च। आगे कहते हैं, पीतमद्यश्चंचलात्मा मलमूत्रादिवेगयुक् नाड़ी ज्ञाने असमर्थः स्याल्लोभ्राक्रांतश्च कामुकः। 13वां श्लोक है ये। इसमें कहा गया, जिसने मदिरा पी हो, जिसका मन चंचल हो, जिसको मलमूत्र आदि त्यागने की इच्छा हो रही हो, जिसको अत्यंत लोभ हो और जो काम से पीड़ित हो, ऐसा वैद्य नाड़ी का ज्ञान पाने में असमर्थ है। तो ये चर्चा हो रही है कि किस प्रकार का वैद्य नाड़ी के ज्ञान को बता सकता है। आगे कहते हैं, जो मल और मूत्र त्याग कर सुख से बैठा हो और दोनों जानुओं के बीच में हाथ किए हो, उस रोगी की नाड़ी अच्छी तरह परखे। तो ये रोगी है, ये सुखपूर्वक यदि बैठा हुआ हो तब इसकी नाड़ी को परखा जाएगा। अब किन व्यक्तियों की नाड़ी ठीक से समझ में नहीं आती परखने से भी, उसके बारे में कहा गया। 15वां श्लोक, जिसने तत्काल स्नान किया हो या भोजन किया हो अथवा तेल मर्दन कराया हो यानी मालिश की हो, अथवा भूखा प्यासा हो अथवा सोता हुआ हो, ऐसे व्यक्ति की नाड़ी अच्छी तरह से देखने में नहीं आती है। आगे कहते हैं, स्त्री पुरुष भेद। स्त्री के वाम अंग में और पुरुष के दक्षिण अंग में वैद्य साक्षात अपने अनुभव और अभ्यास द्वारा नाड़ी को जाने, जैसे जौहरी रत्न की परीक्षा अपने अनुभव और अभ्यास से करता है। ये श्लोक संख्या 16 का भावार्थ है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। आगे कहते हैं, स्त्री पुरुष नाड़ी भेद का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 17 और 18 में, जो कहा यह है कि पुरुष के दाहिने और स्त्री के बाएं अंग में नाड़ी का निश्चय करना चाहिए, सो इसका कारण यही है कि देहधारी मात्र के नाभि स्थान में कूर्म सदा रहता है, स्त्री के ऊर्ध्वमुख रहता है और पुरुष के अधोमुख रहता है। उसी कूर्म के दाहिने भाग में वैद्यों द्वारा नाड़ी जानने योग्य है,
इस वास्ते स्त्री से पुरुष में व्यतिक्रम है। यानी हम लोगों के नाभि स्थान में, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, व्यतिक्रम पाया जाता है। यानी कूर्म की जो स्थिति होती है वो स्त्री में नीचे की ओर होती है और पुरुष में ऊपर की ओर। उसी के आधार पर वैद्यगण निश्चित करते हैं। आगे चल के कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, वारत्रयं परीक्षेत धृत्वा विमुच्य च विमर्श बहुधा बुद्धया ततो रोगम विनिर्देशेत। वैद्य रोगी की नाड़ी पर 3 बार अंगुली धर धर और उठा उठाकर अच्छी तरह बुद्धि से विचार करे, फिर रोग कहे। तो ये नाड़ी स्पर्श विधि है, नाड़ी को छूने की विधि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नाड़ी को छूने की विधि फिर से समझिए। वैद्य रोगी की नाड़ी पर 3 बार उंगली धर धर कर और उठा उठा कर अच्छी तरह बुद्धि से विचार कर ले, फिर रोग कहे। नाड़ी के स्पर्श करने की विधि को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए इसको, श्लोक संख्या 20 और 21 में इसका भावार्थ है, अब नाड़ी के स्पर्श करने की विधि वर्णन है। रोगी पुरुष के दाहिने हाथ को सीधी उंगली करके और किंचित झुकाकर, किंचित मीन्स थोड़ा सा, अपने बाएं हाथ से पकड़कर नाड़ी पर अंगूठे के मूल से अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली रखकर क्रम से तर्जनी के नीचे पित्त, मध्यमा के नीचे वायु और अनामिका के नीचे कफ को देखे, ऐसा वैद्य कहते हैं। और स्त्री का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़कर उसी क्रम से अपने बाएं हाथ की उंगलियों से देखना चाहिए। तो ये श्लोक संख्या 20 और 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये विधि हमको बताई गई है कि हमको नाड़ी का परीक्षण किस प्रकार करना है। पहले तो नाड़ी का स्पर्श बताया गया, नाड़ी को कैसे छूना है, और उसके पश्चात नाड़ी को किस प्रकार से समझते हुए कहाँ पित्त है, कहाँ कफ है और कहाँ वात की स्थिति है, यह कैसे पता लगे, ये श्लोक संख्या 21 में बता दिया गया है। फिर से इस विधि को सुनने, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है ये। रोगी पुरुष के दाहिने हाथ को सीधी उंगली करके और किंचित झुकाकर अपने बाएं हाथ से पकड़कर नाड़ी पर अंगुष्ठ के मूल से अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली रखकर क्रम से तर्जनी के नीचे पित्त, मध्यमा के नीचे वायु और अनामिका के नीचे कफ को देखे, ऐसा वैद्य कहते हैं। और स्त्री का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़कर उसी क्रम से अपने बाएं हाथ की उंगलियों से देखना चाहिए। तो ये विधि हो गई आपकी, जिसमें हम या वैद्य जो आयुर्वेद का जानकार है वो नाड़ी को देख करके शरीर में कफ, पित्त और वात की स्थिति को भली प्रकार जान सकता है। अब इस स्थिति को जानकर नाड़ी किस प्रकार चल रही है और कौन कौन से रोगों का संकेत दे रही है, ये हम आपको अगले भागों में बताएंगे। यदि आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि यदि आप इस प्रकरण को सुनना चाहते हैं आगे अथवा नहीं, तो जैसा भी हो कमेंट करके बताइए, तब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अथवा इसको एक ही एपिसोड तक सीमित रखेंगे। इससे कुछ एक दो और श्लोक लेकर के इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 22 हम लेंगे, जिसमें बताया गया है कि नाड़ियों में दोष किस प्रकार स्थित होते हैं। तो ये श्लोक है 22 नंबर, और इसमें कहा गया, वाताधिका वहिन् मध्ये त्वग्रे वहति पित्तला अन्ते श्लेष्मवती ज्ञेया मिश्यते मिश्यता भवेत। अर्थात वाताधिक नाड़ी मध्य में चलती है। वाताधिक मीन्स यदि शरीर में वात की मात्रा अधिक हो,
यदि शरीर में वात बढ़ा हुआ हो, यदि शरीर में वायु का वेग प्रबल हो, तब उस नाड़ी को वाताधिक नाड़ी कहते हैं। तो वाताधिक नाड़ी शरीर में कहाँ चलती है? मध्य में, बीच में, सेंटर में, यानी उसकी गति मध्य होती है और वो बीच के स्थान में है। वात बीच के स्थान में चलता है। नाड़ी जब चलती है तो वात बीच में चलता है। नाड़ी की चलने की जब शुरुआत होती है तो वात बीच में चलता है। आगे कहते हैं पित्ताधिक आदि में बहती है। पित्ताधिक आदि में बहती। आदि मीन्स स्टार्टिंग, प्रारंभ। तो यदि शरीर में पित्त अधिक है या अधिक नहीं भी है तो भी नाड़ी आदि में प्रवाहित होगी, यानी कि पित्त पहले चलेगा। पित्त की प्रवृत्ति पहले चलने की है, इसलिए ये पित्त आदि में कहा गया। आगे कहते हैं कफाधिक अंत में बहती है। अंते श्लेष्मवती गेया। श्लेष्मवती यानी जो बलगम उत्पन्न, श्लेष्म कहते हैं बलगम को। तो बलगम क्या उत्पन्न करता है? बलगम कफ के दोष के कारण उत्पन्न होता है। तो कहा गया कि कफाधिक नाड़ी अंत में बहती है। जब नाड़ी में कफ की मात्रा अधिक प्रदर्शित करनी है तब वो अंत में उसकी गति वैद्य जान लेता है। तो यानी अगर वात की मात्रा अधिक है तो नाड़ी मध्य में चलेगी, पित्त की मात्रा अधिक है तो स्टार्टिंग से पता लगेगा, और कफ की मात्रा अधिक है तो अंत में। और कहा गया मिश्रिते मिश्रिता भवेत। और मिश्रित होने से मिश्रित चलती है, यानी कि जब शरीर में कफ, वायु और पित्त के दोष मिश्रित हैं, समान हैं, किसी का भी दोष अधिक बढ़ा हुआ नहीं है, तब नाड़ी एक गति में चलेगी। तब उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर पित्त, वात और कफ नहीं आएंगे, बल्कि मिक्स गति चलेगी। मिश्रित गति में ये प्रवाहमान होंगी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि नाड़ी ज्ञान किस प्रकार से प्राचीन वैद्यों को था, उसको हम कुछ हद तक जानने का प्रयास करेंगे। ये क्योंकि एक महत्वपूर्ण ज्ञान है और सभी को इसकी मूल बातों का ज्ञान होना चाहिए। नाड़ी का पूर्ण ज्ञान तो किसी कुशल आयुर्वेदाचार्य अथवा गुरु परंपरा से सिद्धित वैद्य को ही हो सकता है, सामान्य जन को नहीं। परंतु सामान्य जन को नाड़ी रोग विज्ञान के विषय में बहुत सी जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने शरीर की स्थिति के बारे में जान ले, अपने रोगों के बारे में जान ले, रोगों के उपचार के बारे में जान ले, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्राचीन विज्ञान को जान ले जो कि बनाया ही उसके हित के लिए गया है। हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे हित के लिए बनाई गई हैं उन सब को हम भूल चुके हैं, और जो जो चीज़ें हमारा सत्यानाश करने वाली हैं उन सब को हम अपने दैनिक जीवन में ही अपना चुके हैं। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आचार विचार हों, या आहार विहार हो, या किसी भी प्रकार की कार्यकलाप हों, सभी में हम हर उस चीज़ को अपना चुके हैं जो हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली है, हमें रोगी बनाने वाली है, हमारे मन को दूषित करने वाली है और हमारा जीवन नष्ट करने वाली है। हम ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं अपना रहे हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन को आनंद से भरने वाली हो, लेकिन हम भी ढूंढ ढूंढ कर ऐसी ही चीज़ें ला रहे हैं जो कि बिल्कुल दुर्लभ हैं, अप्राप्त हैं, और जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यू एंड योगा पर हम एक से एक दुर्लभ ग्रंथों को आपके समक्ष रखते ही जाएंगे। आप उनको देखिए और जैसा भी हो उसके हिसाब से आप उस चैनल को दोबारा देखिए अथवा ना देखिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि बिना लाइक, शेयर और डिस्क्रिप्शन की अपील के आप निरंतर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते ही चले जा रहे हैं, और ये आपका स्नेह है
इसी प्रकार से अपने सहयोग मार्गदर्शन को बनाए रखिएगा। नाड़ी रोग विज्ञान के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसको निरंतर सुनना चाहेंगे अथवा इसको इसी एपिसोड तक सीमित रखें। जैसा भी हो बता दीजिएगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।